सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का पुनः स्वागत है। इसमें कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे, अदिश फलन की प्रवणता, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और सदिश क्षेत्र का कर्ल, है ना। ये कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशिष्ट लाम्बिक निर्देश तंत्र, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कहा था कि ऐसा निर्देश तंत्र जो तीन वक्र पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें तीन पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा पार्ट है बेली निर्देश तंत्र या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा पार्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्तीय निर्देश तंत्र की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि हमें पता है, हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। तीन तरह की डायरेक्शंस आ गई। एक डायरेक्शन आ गई अपने पास x, एक डायरेक्शन आ गई y और एक डायरेक्शन आ गई z। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में क्या होगा? z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस प्लेन में x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और इस प्लेन में y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स तीन तरह के निर्देशांक पृष्ठ आ गए। एक तो कौन सा? x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया c1, दूसरा आ गया y इक्वल्स टू दूसरा कॉन्स्टेंट आ गया c2 और तीसरा आ गया अपने पास z इक्वल्स टू c3। तीन प्लेन आ गए। ये प्लेन जो है, इस प्लेन में क्या होगा? z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, z इक्वल्स टू c3। ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में x कॉन्स्टेंट होगा, x इक्वल्स टू c1। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन में y कॉन्स्टेंट होगा या y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई c2। c1, c2, c3 तीनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं। यदि या इसी पृष्ठ को हम कैसे मेंशन कर दें? इस तरीके से एक वॉल्यूम एलिमेंट कार्तीय निर्देश तंत्र में अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये वाला पृष्ठ कौन सा हो गया? z इक्वल्स टू c3 हो गया। ये वाला पृष्ठ कौन सा हो गया? x इक्वल्स टू c1, है ना, x इक्वल्स टू c1 हो गया। और तीसरा पृष्ठ जो है अपने पास, जो कौन से प्लेन में हो? xz प्लेन में हो, वो अपने पास कौन सा पृष्ठ हो गया? y इक्वल्स टू c2 पृष्ठ हो गया। ठीक है, एकांक सदिश हम यदि डिफाइन करें, x दिशा में एकांक सदिश e1 कैप, y दिशा में एकांक सदिश e2 कैप और z दिशा में एकांक सदिश कितना हो गया? e3 कैप हो गया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, किसी सदिश या किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश व्यक्त किया जाता i कैप x प्लस j कैप y प्लस वैल्यू आ गई k कैप z। i कैप, j कैप और k कैप तीनों क्या हैं? एकांक सदिश हैं जो दिशाओं को व्यक्त करते हैं। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dr वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई i कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप और वैल्यू आ गई dz। इसे हमने डिफाइन कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हमने क्या कहा था कि भाई वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी भी कण के स्थिति सदिश को, किसी भी कण के पोजीशन वेक्टर को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के फंक्शंस के रूप में अपन डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट और ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। r इक्वल्स टू r u1 u2 एंड u3। dr है डिफरेंशियल क्वांटिटी है, dr सदिश क्या लिखें? डेल r सदिश अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल u1, वैल्यू आ गई du1 प्लस वैल्यू आ गई डेल r सदिश अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल u2 और वैल्यू आ गई du2 प्लस वैल्यू आ गई डेल r सदिश अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल u3 और वैल्यू आ गई du3 आ गया। ठीक है, या dr सदिश परिभाषा पढ़ी थी अपन ने लास्ट लेक्चर में। पहले वाले जो अपन ने लेक्चर डाले थे उसमें आधार सदिश या बेस वेक्टर
डिफाइन करते हैं किससे, B1 वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आती है डेल R अपॉन ए वैल्यू आती है डेल U1, या B2 वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल R अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U2, और B3 वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल R अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3, या इसी B1 को हमने डिफाइन किया था कि B1 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है H1 स्केल फैक्टर की टर्म में H1 E1 कैप, B2 वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई H2 E2 कैप, प्लस B3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई H3 E3 कैप। इसका मतलब जो इक्वेशन है dr वेक्टर किसके बराबर बना, dr सदिश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई H1 E1 कैप du1 प्लस H2 E2 कैप du2 प्लस H3 E3 कैप, और वैल्यू आ गई du3। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। ठीक है, तो दो तरह की इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन तो निकाल ली हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के रूप में x, y और z के रूप में, और एक इक्वेशन हमने निकाल ली किसके टर्म में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांकों के रूप में। तो इसका मतलब एक तो आ गई इक्वेशन 1, एक आ गई इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, यदि हम दोनों को कंपेयर करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों इक्वेशंस की, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहां अगर dx था, यहां वैल्यू du1 है, तो दैट मीन्स u1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के बराबर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से u2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई किसके बराबर, y के बराबर आ गई, और u3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई किसके बराबर, z के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से कंपेयर करें, E1 कैप किसके बराबर आ गया, E1 कैप आ गया I कैप के बराबर, E2 कैप वैल्यू आ गई J कैप के बराबर, और E3 कैप इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K कैप के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से H1 यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब H1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितनी, H1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1, H2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई दोबारा कितनी 1, और H3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और किसी भी वेक्टर फील्ड के या किसी भी सदिश राशि के या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट आ गए, A1 आ गया, दूसरा कंपोनेंट A2 आ गया, और तीसरा कंपोनेंट आ गया A3। ठीक है, A1 को क्या लिखें, x डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया AX, y डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया AY, और z डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया AZ। ठीक है, तो इसका मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र है वो 3 निर्देशांक पृष्ठ x इक्वल्स टू C1, y इक्वल्स टू C2 और z इक्वल्स टू C3 के प्रतिच्छेदन द्वारा प्राप्त होता है। कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी कण को यदि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से यदि उसका संबंध हम स्पेसिफाई करना चाहें, बताना चाहें, तो u1 इक्वल्स टू x, u2 इक्वल्स टू y, u3 इक्वल्स टू z, e1 कैप इक्वल्स टू i कैप, e2 कैप इक्वल्स टू j कैप, e3 कैप इक्वल्स टू k कैप। स्केल फैक्टर h1, h2, h3 इक्वल्स टू 1, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट हैं, x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax आ जाएगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट ay आ जाएगा, और z डायरेक्शन में कंपोनेंट az आ जाएगा। ठीक है, हमने 3 तरह के फैक्टर हमने कैलकुलेट किए थे। पहला फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई e1 कैप अपॉन h1, डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल u1, प्लस वैल्यू आ गई e2 कैप अपॉन वैल्यू आ गई h2, डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल u2, और प्लस e3 कैप अपॉन s3, डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल u3। ये वैल्यूज इसमें अगर हम पुट करें तो ग्रेडियंट फाई कितना बनेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी i कैप h1 इक्वल्स टू 1, डेल फाई अपॉन में u1 कितना है, u1 है x के बराबर, प्लस में वैल्यू आ गई e2 कैप j कैप के बराबर, डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल y
प्लस में वैल्यू आ गई E3 कैप कितना बन गया के कैप डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल z। तो ये अपने पास अदिश फलन की प्रवणता आ गई किसमें कार्तीय निर्देश तंत्र में। इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल्स टू वैल्यू थी 1 अपॉन H1 S2 S3, वैल्यू थी डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 S3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 S3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 और वैल्यू आ गई A3 H1 H2। ठीक है, सॉल्व करें तो फैक्टर कितना बनेगा, फैक्टर आ गया H1 S2 S3 1 बन गया, यानी वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई U1 X S2 S3 1 बन गया और ये वैल्यू कितनी बन गई AX प्लस में वैल्यू आ गई डेल AY अपॉन वैल्यू आ गई डेल Y प्लस डेल AZ अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल डॉट A। ये फैक्टर आ गया किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कौन से निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में। इक्वेशन नंबर आ गई 4। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड जो हमने कंपोनेंट कैलकुलेट किया था, थर्ड कंपोनेंट हमने निकाला था सदिश क्षेत्र का कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड कितना आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन H1 S2 S3, वैल्यू आ गई E1 कैप H1 E2 कैप H2 और E3 कैप S3, डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3, वैल्यू आ गई अपने पास A1 H1 A2 S2 और वैल्यू आ गई A3 S3। दैट मीन्स कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E1 कैप H1 मीन्स I कैप, E2 कैप S2 मीन्स J कैप, E3 कैप S3 मीन्स वैल्यू आ गई K कैप। ठीक है, इसी तरीके से डेल अपॉन डेल U1 वैल्यू आ गई डेल X डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल Y और वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z। A1 H1 वैल्यू आ गई अपने पास AX, A2 S2 वैल्यू आ गई AY और A3 S3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई AZ। तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र में अपने पास थर्ड कंपोनेंट आ गया, इसके लिए कर्ल की हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। तो ये किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता को व्यक्त करता है कार्तीय निर्देश तंत्र में। इक्वेशन 4 व्यक्त करता है किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में। और इक्वेशन 5 है वो व्यक्त करता है किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल को कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो ये कहलाता है हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के रूप में या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की सहायता से हमने एक लांबिक निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र जो है उसके अंदर अदिश फलन की प्रवणता, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस और सदिश क्षेत्र के कर्ल के लिए हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी सदिश कुछ नए निर्देश तंत्र जैसे बेलनी निर्देश तंत्र सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और गोलीय निर्देश तंत्र या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। बेलनी निर्देश तंत्र में जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक x, y और z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से बेलनी निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक रो, फाई और z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। उसी प्रकार गोलीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक r, थीटा और फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।